गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत ही बढ़िया बच्चों, हमने फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब हम क्विक नवे चैप्टर की तरफ यानी कुछ नया सिस्टम सीखने वाले हैं जो बेसिकली हमारी इंजीनियरिंग का नींव रखने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे मोशन। तो सबसे पहले मोशन का मतलब क्या है? पहले बच्चों मोशन को समझना है तो आपको 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, सही है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंडेंट रह के, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है ऐसा कहलाएगा। चलो ये क्लियर हो गया। अगर हम दोनों ऐसे स्टेडी होते तो कोई मोशन में नहीं। अगर आप ट्रेन के पास खड़े हो ऐसे और ट्रेन जा रही है तो इसका मतलब आप रेस्ट पोजीशन पे हो, ट्रेन इन मोशन। यानी अगर ये कोई वो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में और ये इस साइड या इस साइड कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एक ही पटरी है, एक ही पटरी पे 2 ट्रेन मूव कर रही है, तो ये मोशन को लीनियर मोशन कहा जाएगा। कि सर एक ही जगह है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे ही मोशन कर रहा है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पे ही मोशन चल रहा है, तो ये हुआ लीनियर। अब रोटेशनल का मतलब क्या है? सर रोटेशनल का मतलब वन काइंड ऑफ एंगुलर। जैसे कि हमारा दरवाजा, हमारा डोर ऐसे मूवमेंट करता है तो ये एंगुलर मोशन हुआ। सर और तो हमारी जो फैन होती है, फैन की मूवमेंट भी कुछ ऐसी होती है, जो आपका टेबल फैन होता है वो ऐसे घूमता रहता है, तो वो भी मोशन में हुआ, रोटेशनल हुआ, यानी ये हुआ एंगुलर क्योंकि उसका एंगल चेंज होता है। उसके साथ साथ हम अगर बोले सर्कुलर मोशन, यानी ये सोचो कि हमारा सर्कल है और कोई बाइक, एक्टिवा, ट्रक, रिक्शा ऐसे मोशन कर रहे हैं और हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। ये हमारा कोई भी सर्कल ले लो और ये ऑब्जेक्ट ऐसी मूवमेंट कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। आप लोग केमिस्ट्री के अंदर अभी टेम्पररी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन अभी मैं सर्कुलर बोलूंगा। अब एक नया वर्ड आया, पैराबोलिक मोशन। सर वो कैसे? अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये मेरा बेहतरीन बैट है, ये बॉल है और मैंने बॉल को शॉट मारा तो बॉल ऐसे जाएगा, ऐसी मूवमेंट करेगा, यानी ये जो मोशन हुआ वन काइंड ऑफ पैराबोलिक मोशन हुआ। तो हमारे सामने सारे पहले टर्म्स क्लियर हो गए। और जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो रियल लाइफ में आप चलते हो, एक्टिवा चलाते हो, तो आपका मोशन फिक्स नहीं है। क्या आप हर बार लीनियर भी जाओगे, सेम स्पीड में जाओगे? नहीं। तो आपका रियल लाइफ के अंदर जो मोशन हो रहा है वो रैंडम हो रहा है। तो सर मोशन को समझने के लिए हमें छोटा सा वर्ड पहले समझना पड़ेगा, जिसका नाम है बच्चों पार्टिकल। तो पार्टिकल का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट हैविंग मास, अ पॉइंट लाइक अ ऑब्जेक्ट हैविंग मास। सर वो रियल में पॉसिबल है? तो दोस्तों रियल नहीं है, ये सिर्फ आइडियल कॉन्सेप्ट है, रियल में वो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए उसे मैं बोल रहा हूं डायमेंशनल लेस ऑब्जेक्ट। रिपीट, वो रियल में पॉसिबल नहीं। तो आपने इसको एज्यूम क्यों किया? इसलिए किया कि अगर आप लोग ट्रेन में बैठे हो या कार में बैठे हो और वो मूवमेंट कर रही है ऐसे, तो मैं हर एक बंदे का, जैसे कि हम लोग 20 जने हैं जो कार के अंदर बैठे हैं, तो मैं हर एक का कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि कार पूरी जा रही है, ट्रेन पूरी जा रही है, ट्रक पूरा जा रहा है, तो अगर एक का आप लोग डिफाइन करोगे तो सबका मिल जाएगा। यानी जब लीनियर मोशन होता हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता हो, तो आप कोई एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो तो आपका पूरी ट्रेन का मोशन मिल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस बड़ा होगा साइज के हिसाब से। जैसे कि ये हमारा सर
और ये हमारी अर्थ। आप सब जानते हो कि उनके साइज के डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो आप लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं अहमदाबाद से, देखना, मैं अहमदाबाद से अमेरिका जा रहा हूं, मैं अहमदाबाद से अमेरिका जा रहा हूं, तो मेरी हाइट जो होगी वो पॉइंट हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि कब आप पॉइंट बोलोगे तो एक लीनियर मोशन में, और दूसरा कि जब डिस्टेंस बहुत बड़ा। सर ये तो क्लियर हुआ कि मोशन की सारी बातचीत कहाँ होती रहेगी। तो दोस्तों ये जो पूरी फिजिक्स की एक अच्छी सी ब्रांच है जिसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स, जिसके अंदर सारे मोशंस की स्टडी और डील की जाती है, वो उसकी मेन ब्रांच है, उसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स। अगर आप में से जो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना चाहता है तो इसको तो ये पक्का आना ही चाहिए। अब ये बहुत बड़ी ब्रांच हो गई, तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जिसे हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। सर काइनेमेटिक्स यानी ओनली फिजिक्स की बात करेंगे, ओनली मोशन की बात करेंगे, कितनी स्पीड है, कौन सी डायरेक्शन है, उसकी बात। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच कि जिसके अंदर ओनली मोशन की बात होगी, उसके अंदर उसकी डायरेक्शन देखी जाएगी, उसकी वैल्यू देखी जाएगी, क्यों मोशन हो रहा है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसके लिए अगर डिस्कस करना हो तो एक नई ब्रांच बनी, इट्स कॉल्ड डायनेमिक्स। यानी जिस ब्रांच के अंदर ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ उसका रीजन और मटेरियल का भी देखा जाता है कि मटेरियल कौन सा है, कौन से शेप वाला है, कैसा उस पर फ्रैक्शन लग रहा है, वो सारी डिस्कस करोगे तो बच्चों वो हो गया डायनेमिक्स। चलो तो मोशन क्लियर, मोशन के लिए जो पार्टिकल चाहिए वो भी क्लियर, मोशन का स्टडी जिसमें करेंगे वो मैकेनिक्स क्लियर, उसके दो पार्ट क्लियर। अब धीरे धीरे हम लोग एक मेन वर्ड की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है पाथ लेंथ। ये सिखाने से पहले आप मेरे सामने देखो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों मेरा पाथ लेंथ हुआ 6। द डिस्टेंस एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये 6 हो। अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूं तो मेरा 0 हो गया। कैसे 0? 3 प्लस 3 माइनस, यानी मैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नाम के हिसाब से ही उसका वर्ड है डिस्टेंस, यानी चेंज इन डिस्टेंस। सर डेफिनेशन क्लियर? सर पाथ लेंथ अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कंपलसरी पॉजिटिव होगा, अगर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कहां मूव कर रहा है, वो कहां मूव कर रहा है उस पर डिपेंडेंट है। सर इसका मतलब पाथ लेंथ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कंपलसरी पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। आप देख सकते हो पाथ लेंथ हुआ 6, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। उसके अलावा मैं 3 यहां चल रहा हूं और 4 में यहां चल रहा हूं, तो मेरा पाथ लेंथ हो गया बच्चों 7, जबकि मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ -1। क्यों? +3 -4। अब समझ में आ रहा है? और एक अच्छी बात कि सर पाथ लेंथ के हिसाब से हम लोग कभी उसका लास्ट पोजीशन नहीं देख सकते। पाथ लेंथ के अंदर हम लोग कभी उसका लास्ट पोजीशन नहीं देख सकते, अगर लीनियर होगा तो ही देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग उसकी फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशंस दोनों को ही देख सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया है बहुत ही बेहतरीन बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत ही काम में आने वाला है बच्चों, कि जो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू में यूज होगा।
ओके, इसको अच्छे से आप लोग एक बार लिख दो बच्चों।